सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार आज अपन इस वीडियो में लगाने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 है, जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है। तो इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज की बात करें, इस चैप्टर के जितने भी थियोरेटिकल पार्ट्स थे उन सबका हर एक टॉपिक वाइज में मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आपको क्लास 10th फिजिक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस के सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो यार आज अपन इस चैप्टर में एक्सरसाइज है ना, इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर लगाने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का। ओके, तो लेट नहीं करते हैं यार, चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है एक्सरसाइज में, लेकिन चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अपन उन सब क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 11, इसका आज हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो दोनों एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो यार सबसे पहला आप देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पेज नंबर 190 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दैट इज, और उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? तो यार अब मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से कर दे रहा हूं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो एज टू क्लियरली फोकस रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टिंक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। हमारे लेंस की कैपेबिलिटी है ना, अगर ऑब्जेक्ट पास हो उसको भी आराम से देख ले और ऑब्जेक्ट दूर हो उसको भी आराम से देख ले। कैसे? लेंस जो होता है वो छोटा, थिन और थिक होके कौन कंट्रोल करता है? जो सिलरी मसल्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो उस लेंस की एबिलिटी और कैपेसिटी जो कि वो दूर एज वेल एज पास की चीज़ों को बड़ी आसानी से देख सके, इसको ही पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट, कहाँ गया भाई यार ये, लाइक दैट। ओके, अ पर्सन विथ मायोपिक आई cannot see object beyond 1.2 meter distant. What should be the type of corrective lens used to restore the proper vision? है ना, जिन्हें मायोपिक हुआ रहता है, ठीक है, मायोपिया जिन्हें हुआ रहता है वो क्या होते हैं? मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें आपको नहीं दिखती है ना। तो अगर आपको दूर की चीजें दिखे नहीं, आपको मायोपिया है, तो या क्या आप ऐसे ही घूमोगे? क्या आप तो चश्मा लगवाओगे ना। तो उसके लिए जो चश्मा आप लगाओगे, जो फ्रेम लगाओगे, उसका लेंस जो लगाओगे वो क्या होना चाहिए? उसका कौन सा ग्लास होना चाहिए? कौन सा लेंस यूज करोगे? तो यार हम यूज कर, अ पर्सन विथ मायोपिक आई शुड यूज कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.2 मीटर। आप 1.2 मीटर के बाद की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, तो 1.2 मीटर का फोकल लेंथ आपको लगाना होगा, सो एज टू रीस्टोर योर प्रॉपर लेंस। ये रहा कॉन्केव लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। एक नॉर्मल एडल्ट बंदा का फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होना चाहिए? तो यार अगर फार पॉइंट की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन बड़े आराम से देख सकता है। और वहीं नियर पॉइंट की बात करें तो 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर रखी हुई चीज़ को बड़े आसानी से देख सकता है। उससे पास करोगे तो फिर वो बंदा नहीं देख पाएगा। यही है नियर और फार पॉइंट हमारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्ट रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। ओके, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। दूर की चीज़ें उसको नहीं दिख रही है, यानी उसको मायोपिया है, बच्चे को मायोपिया हुआ है। उसको ठीक करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो आराम से दूर की चीज़ों को देख पाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 197, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इतने ही थे। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज ड्यू टू प्रेसबायोपिया, एक्यूमुलेशन, नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। ठीक है, ऑटोमेटिक फोकस एडजस्टिंग लेंस का ये जो फिनोमेनन है, ऑटोमेटिक अपने फोकस को एडजस्ट करे ताकि दूर की चीज़ों को भी बड़ी आसानी से देख सके, पास की चीज़ों को भी बड़ी आसानी से देख सके। इसको क्या कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं यार एकोमोडेशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। आगे चलते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, हमारी आंखों में इमेज कहाँ बनता है?
कॉर्निया पे, एरिस पे, प्यूपिल पे या रेटिना पे? अरे यार यहाँ इस पार्ट पे बनता है, दैट इज रेटिना पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट कितना? 25 सेंटीमीटर। बहुत बच्चे लोग मीटर मार के आ जाते हैं, तो ऐसी गलती मत कर देना। 25 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। अगला है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो फोकल लेंथ आई की जो चेंज होती है, हमारा जो लेंस होता है कभी थिन हो जाता है ना, कभी लेंस हमारा थिक हो जाता है, इसको ऐसा कौन करता है? तो यहाँ पे क्या लगा रहता है? सिलरी मसल्स लगे रहते हैं। सिलरी मसल रिलैक्स और स्ट्रेच होकर करते हैं, तो सिलरी मसल्स, आप ये इमेज देख लो, ये देखो यहाँ पे सिलरी मसल्स दिख रहे हैं, ये लेंस हैं, थिक थिन हो रहा है, यही है सिलरी मसल्स के हेल्प से ये चीज़ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को कैसे किया जाए यार, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एक पर्सन है, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन। दूर की विजन को करेक्ट करने के लिए, है ना, वो एक लेंस लिया है जिसका पावर -5.5 है। वहीं अगर अपनी पास की डिस्टेंस को मतलब पास की चीज़ों को देखने के लिए उसने एक लेंस लिया है जिसका पावर है +1.5 डायोप्टर। अब कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो यार फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है, ये होता है ना पावर का फॉर्मूला। अब अपन डायरेक्ट करते हैं, पहला पार्ट करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? डिस्टिंक्ट विजन का फोकल लेंथ निकालना है, तो फॉर डिस्टिंक्ट विजन पावर कितना दिया हुआ दूर के लिए? -5.5 डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ आई लेंस। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर इधर आ जाएगा 1 पावर विच इज इक्वल टू 1 -5.5 विच इज इक्वल टू दैट इज -0.818। फोकल लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर, लाइक दैट, है ना। नाउ सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसका कि नियर विजन के लिए, तो नियर विजन की बात करते हैं। तो नियर विजन के लिए देखो क्या दिया है पावर, ये दिया है +1.5 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1 पावर विच इज इक्वल टू 1 +1.5, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.667 मीटर फोकल लेंथ। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 198 का। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ आई। व्हाट इज द नेचर पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम, है ना। सबसे पहले तो ये बताओ कि द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन, मायोपिक पर्सन यानी क्या होता है? मायोपिक पर्सन यानी नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस यानी उसको पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। पहली चीज़ तो भाई इस पर्सन को मायोपिया हुआ है, इट मीन्स नियर साइटेडनेस है, पास की चीज़ें उसको दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। अब कह रहा है कि इसका जो फार पॉइंट है कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। तो फार पॉइंट अगर हम एक नॉर्मल बंदे का बात करें तो फार पॉइंट पे कोई सन का डिस्टेंस, हमारे सन हम लोग बड़े आराम से सन को देख सकते हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं, है ना, स्टार को भी देख सकते हैं। बट मायोपिक पर्सन जो होते हैं ना, वो स्टार्स को नहीं देख पाते हैं। सन काफ़ी पास है, बड़ा, इसलिए थोड़ा बहुत देख पाते हैं, बट वो स्टार्स को नहीं देख पाते हैं। तो स्टार्स का डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है ना वो, तो उसकी दूरी तो हमसे इन्फिनिटी पे है, तो जनरली यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है। बट वहीं पे हमारा जो इमेज बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन द फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस जो है हमारा कितना हो जाएगा? डेट इज 80 सेंटीमीटर। अब क्योंकि फ्रंट ऑफ आई है तो अगर लेंस इधर है तो लेंस के इधर वाला पार्ट की सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती है, इधर का पास पॉजिटिव होती है। तो आपके आँख के सामने है यानी इधर रखा है तो माइनस में, तो ये साइन हो गया माइनस में, है ना। फोकल लेंथ f हमें पता नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। तो यूजिंग लेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। क्या कहता है लेंस फार्मूला? इट इज़ 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू कितनी दिया है भाई? -80, तो -80 माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ।
नाउ आगे, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1 अपॉन फोकल लेंथ हो जाएगा कितना, इट इज़ -1/80, इन्फिनिटी दैट इज़ नथिंग, है ना। तो माइनस, तो यहाँ से आपका फोकल लेंथ आ गया कितना, आ गया 1/80 विच इज़ इक्वल टू -0.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हमारा फोकल लेंथ आ गया। ना अब पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है ना। बट फोकल लेंथ जो होता है, ओके सॉरी 0.8 मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको ठीक कर लीजिए आप। -1/80 को जब आप डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपका फोकल लेंथ, अरे ये वैल्यू गलत आया ना, फोकल लेंथ की वैल्यू गलत आई है हमारी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, -80 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो 80 सेंटीमीटर में 80/100, तो ये आ जाएगा -0.8 मीटर। क्योंकि फोकल लेंथ, पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा मीटर में ही आनी चाहिए, है ना। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में आपको निकालना है। तो यहाँ पे 1/-0.8 रख दें, तो यहाँ से हमारा जो पावर आ गया लेंस का, डेट इज़ -1.25 डायोप्टर, पावर की यूनिट डायोप्टर, ठीक है। तो यार इससे क्या समझ में आया कि मायोपिया हुआ है तो आप कॉनकेव लेंस यूज़ करोगे, कॉनकेव लेंस फॉर करेक्शन ऑफ पावर, कॉनकेव लेंस यूज़ करोगे और उसका पावर जो है वो कितना होना चाहिए, -1.25 डायोप्टर का पावर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस, दूर की चीजें दिखती है, पास की चीजें नहीं दिखती है ना। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपोमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट वो 25 सेंटीमीटर की चीजें 25 सेंटीमीटर पर रख के आप बड़े आसानी से देख सकता है। बट हाइपरमेट्रोपिया है उस बंदे को, तो पास की चीज दिखेगी नहीं, तो उसको 1 मीटर तक की, मतलब 1 मीटर से कम की चीज़ें नहीं दिखती है उसको। 1 मीटर पे रखा हुआ चीज़ आराम से दिखता है, बट पास आने पे नहीं दिखता है। अब भाई इसके बारे में पूछा है, तो देखो, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फेसेस डिफिकल्ट इन सेइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। इट हैपन्स बिकॉज द आई लेंस फोकस द इनकमिंग डाइवर्जेंट रे बियॉन्ड द रेटिना। रेटिना के पीछे इमेज बनने लगता है। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करोगे तो उसको रेस को कन्वर्ज करके, पहले इमेज यहाँ बन रहा था, अब इमेज आपका रेटिना पे बनने लगेगा। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर कन्वर्ज द इनकमिंग लाइट इन सच अ वे दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना एज सोन इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। आप नहीं देख पाते हो तो उस लाइट को इस तरीके से कन्वर्ज कर देगा ताकि रेटिना पे बने इमेज और आप बड़े आराम से देख पाओ। Now the convex lens actually create a virtual image of nearby object. Nearby object की virtual image बनाता है, ठीक है, at the near point vision n पे, like देख, है ना। पास की चीज़ें अगर रखोगे तो उसका virtual point आपका यहाँ बनेगा, जिसकी वजह से आप आराम से देख पाओगे। Of the person suffering from hypermetropia. Now the given person will be able to clearly see the object kept at 25 सेंटीमीटर की चीज़ों को बड़ी आसानी से वो देख सकता, नॉर्मल पर्सन देख सकता है। नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, इफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट हिज नियर पॉइंट विच इज गिवन इज 1 सेंटीमीटर। अगर आप हाइपरमेट्रोपिया है देन इन दैट केस उसकी जो नियर पॉइंट है वो 1 मीटर हो गई है। सो द ऑब्जेक्ट, नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सब चीज़ मिरर के इसी तरफ हो रहा है तो माइनस साइन लेंगे। लाइट में बहुत अच्छी तरीके से मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया है, मिरर के इस तरफ के डिस्टेंस को प्लस लेंगे, तो इधर दोनों फोकल लेंथ सब कुछ इधर ही बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -25 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना है, -1 मीटर। इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपका ये हो गया। नाउ यूजिंग लेंस फार्मूला, अब लेंस फार्मूला यूज़ कर लो, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/ फाइनल डिस्टेंस 100 और ये -25, यहाँ से आपका फोकल लेंथ आ गया कितना, 33.3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में आना चाहिए, सो कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लाइक दैट, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, इस तरीके से आ गया हमारा।
नाउ पावर पूछा है तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.33 इट इज प्लस 3.0 डायोप्टर का पावर ऑफ लेंस लगाना होगा। सो द कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 3.0 D इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर? ऐसा क्यों होता है कि हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से पास अगर हम चीज़ें लाते हैं तो नहीं देख पाते हैं उसको, क्यों नहीं देख पाते हैं? एक्चुअली होता क्या है, देखो, द नॉर्मल आई इज अनेबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर बिकॉज द सिलरी मसल्स ऑफ आई आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये जो रेटिना में क्या होता है, यहाँ बीच में होता है ब्लाइंड स्पॉट और यहाँ से फिर नर्व सेल हमारी जाती है ना, तो जो इमेज बनता है इसी ब्लाइंड स्पॉट पे बनने लगता है। अगर 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे तो जो इमेज है आपका ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगा, और ये ऐसा जगह होता है पूरे रेटिना पे जहाँ पे इमेज अगर बनेगा तो वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, यही रीज़न है इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, that is what happen to the image distance in the eye when we increase the distance of object from the eye। क्या होगा, है ना, इमेज कहाँ बनेगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से दूर लेते जाएं, तो इमेज कैसे बनेगा? ठीक है, तो द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। पहली चीज़ तो हमारे आंखों में इमेज एक ही जगह पे बनता है, अगर रेटिना पे बनता है। ठीक है, इवन ऑन इंक्रीजिंग, आप डिस्टेंस इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, रेटिना पे ही इमेज बनेगा, है ना। अब फॉर दिस, अगर दूर की चीज़ों को अगर आपको दिखना है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर करते जाओगे तो उस आंखों का फोकल लेंथ भी उसके अकॉर्डिंग बदलता जाएगा। देखो ना, ये सिलरी मसल क्या कर रहा है, लेंस को स्ट्रेच और रिलैक्स कर रहा है, इसकी वजह से इसका फोकल लेंथ देखो अब चेंज हो रहा है ना, लाइक दैट। आई लेंस बिकम थिनर एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाई डू स्टार ट्विंकल्स? अंधेरे में आप देखो, रात में देखते हो इस तरीके से, देखो यहाँ पे इमेज में स्टार कहीं कहीं ट्विंकल कर रहा है, ऐसा क्यों? एक्चुअल में स्टार ट्विंकल करते हैं क्या? नहीं, स्टार क्या है, सन ही तो है, सन इज ए स्टार। सन की तरह एक नॉर्मल सा वो है गोला जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उसके अंदर, फिर सन चमकता हुआ नहीं दिखता है, स्टार दिखता है। रीज़न क्या है, सन बहुत पास है, हमारे बहुत पास है और बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट आती है, तो वो लाइट इतनी स्पीड और इतनी उससे आती है कि हमें वैसा ही दिखता है। बट स्टार्स काफ़ी दूर होने की वजह से काफ़ी टाइम लगता है लाइट्स को वहाँ से हमारे तक आने में। इस बीच में लाइट की इंटेंसिटी, पावर भी कम होने लगता है और बड़ी आसानी से हल्के से मीडियम चेंज करने से ये सब ट्विंकलिंग होना दिखने लगता है। तो हमारे अर्थ के आसपास काफ़ी सारे लेयर्स है, तो लाइट जब इस लेयर्स में एंटर करती है तो इस तरीके से बैंड होती है, रिफ्रैक्शन फिनोमेनन। ठीक है, तो फिर हमारे पास पहुँचती है। तो हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ बैंड हो रहा है वही बैंडिंग हमारा जो लाइट की बैंडिंग हमें इस तरीके से चमकता हुआ स्टार दिखता है। पढ़ लो, स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेट। एज द स्टार आर वेरी फार अवे दे बिहेव एज ऑलमोस्ट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। A sun account of atmospheric refraction, the path of ray of light coming from the star goes on varying slightly. The apparent position of star fluctuate and the amount of sterling starlight entering the eye flickers. So sometimes the star appear brighter and at the some time fainter. Thus the star twinkle. This all phenomenon occurs because of atmospheric refraction. ठीक है. Now अगला क्वेश्चन है, explain why the planet do not twinkle. प्लैनेट क्यों ट्विंकल करता हुआ हमें नहीं दिखता है, बाकी सन नहीं स्टार हमें दिखते हैं? रीज़न यही है, प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ के बहुत क्लोज है, एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स। सो अ प्लैनेट में बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज लाइट सोर्स। Although light coming from individual point size source flicker, but the total amount of light entering our eye from all the individual point size source average out of be constant. Thereby the planet appear equally bright and there is no twinkle of planet. है ना। अब जो प्लैनेट से आने वाली जो लाइट है ना, प्लैनेट से आने वाली जो लाइट है, सेम एक पॉइंट से हर पॉइंट को आप देखोगे तो कांस्टेंट लाइट आती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको भी चीज़ें कांस्टेंट ही दिखती है, फ्लिकर्स होता हुआ नहीं दिखता है, और पास है और उसके प्लैनेट्स के पास इतना लाइट नहीं है, सन की तरह उसके अंदर इतना लाइट नहीं है, तो उसकी इंटेंसिटी वैसे ही कम है ना, ये सब चीज़ें। आगे बात करते हैं, वाई डज द सन अपेयर रेडिश अर्ली इन मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे सन जैसे जैसे उग रहा है तो देखो कि आसपास का एरिया क्या हो गया, ब्राइट रेड कलर, रेडिश कलर का होते जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? ये देखो जैसे सन उग रहा है रेडिश होते जा रहा है, तो ये रीज़न क्या है, सन नियर हम हॉरिजन के पास है ना, ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रे कमिंग फ्रॉम सन हैव ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस इन अ अर्थ।
तो जब सनराइज की बात होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, सन जो है हॉरिजन पे होता है। हॉरिजन यानी हमारे से अर्थ से ऐसा डिस्टेंस जहाँ सन सबसे दूरी पे हो, अर्थ से सन की ऐसी डिस्टेंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो पूरे दिन भर में। तो ऐसा तब होता है जब अर्थ हॉरिजन्स पे होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ठीक है। तो काफ़ी दूर होने की वजह से लाइट जो आती है वो कम, रीचिंग अर्थ एटमोसफियर ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोसफियर बिफोर रीचिंग आवर आइज। उसके बाद फिर जब लाइट आती है तो एटमोसफियर से अलग अलग लेयर से गुजर के हमारे तक आती है ना। नाउ इन दिस जर्नी द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड। इतनी दूर से आने लाइट आ रहा है तो जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट्स होते हैं वो पहले ही स्कैटर्ड हो जाते हैं, और जो हाई वेवलेंथ की लाइट है वही हमें दिखती है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है, रेड, रेडिश और ऑरेंज। सो हमें ये चीज़ दिखता है, ठीक है। सिंस ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेड कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ, द रेड कलर एबल टू रीच अवर आइज आफ्टर एटमोस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देयरफॉर सन अपीयर रेडिश अर्ली इन मॉर्निंग। दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। मैक्सिमम जो लाइट्स है वो स्कैटर हो जाती है, सिर्फ रेड लाइट ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से हमारे तक आती है, इसीलिए हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे चीज़ें हमें रेडिश दिखती हैं। आगे देखते हैं, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। अब अंधेरे में पूरी की पूरी स्काई ब्लैक कलर की क्यों दिखती है, ये बताइए भाई। वैसे तो हम लोग ज़मीन से देखते हैं तो ब्लू दिखता है, एस्ट्रोनॉट जब ऊपर से देखते हैं देन ब्लैक क्यों दिखता है। तो द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज देयर इज नो एटमोसफियर इन आउटर स्पेस दैट कैन स्कैटर द सनलाइट। As the sunlight is not scattered, no scatter light reach the eye of the astronauts and the sky appear black to them, ठीक है। नाउ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत वगैरह आता है तो आप कमेंट करके बताओ, आई एम ऑलवेज विथ यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।